नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हो रही है। सुबह 11 बजे से उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होगा। बता दें कि इस सत्र के पहले दिन 4,867 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की भी तैयारी कर चुका है विपक्ष। तो बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से आगाज हो रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बता दें कि विपक्ष की तरफ से भी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जा चुकी है और साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे रहेंगे जो सदन पर लाए जाएंगे और वहीं पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उधर उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन 4,867 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वहीं सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से भी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जा चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सदन के पहले दिन 4,867 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से भी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी पूरी की गई है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बता दें कि 29 दिसंबर यानी आज से 5 दिसंबर तक उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी रहेगा। बता दें कि सदन के पहले दिन यानी आज सदन में 4,867 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही साथ तमाम मुद्दे भी हैं विपक्ष की तरफ से, जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष कर चुका है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बता दें कि सत्र के पहले दिन 4,867 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही साथ कई तमाम सवाल जवाब का भी दौर देखने को मिलेगा। वहीं विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी भी की जा चुकी है। अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। अशोक, बेशक सत्र तो शीतकाल का है, लेकिन जिस तरीके के मुद्दे विपक्ष के पास है उससे मामला कहीं ना कहीं गर्माता हुआ तो नजर आ ही रहा है। अशोक, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो जाएगी और करीब 11 बजे के आसपास जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जहां एक और सरकार का पूरा फोकस अनुपूरक बजट पेश करने के साथ साथ जो है विधेयक जो है वो रखे जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी में की भर्ती भांजनी का मामला हो, अंकिता भंडारी के हत्याकांड का मामला हो, किरण नेगी हत्याकांड मामला हो, या फिर ये कहें कि कानून व्यवस्था को लेकर के जो है सरकार को घेरने का काम विपक्ष करेगा। इसी के साथ साथ बेरोजगारी है, पलायन भी है और जो हाल ही में जिला पंचायत हरिद्वार में जो जिला पंचायत चुनाव हुए थे उसमें जिस तरह से कांग्रेस ने धांधली की बात कही और साथ साथ पर एक बात ये भी कही कि कांग्रेस के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, तो तमाम उन मुद्दों को लेकर के जो है विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे। यहाँ पर आज ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि देखिए पहला दिन है, पहला अब थोड़ी देर में शुरुआत होगी और ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं और ऐसे में पूरे आसार हैं कि पहले दिन की सदन की कार्रवाई की यानी कि सदन की जो शुरुआत होगी वो हंगामेदार जरूर रह सकती है। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि विपक्ष द्वारा जो सवाल पूछे जाएंगे सरकार उनका किस तरह से जवाब दे पाती है और अगर सरकार द्वारा जो जवाब उनसे दिए जाएंगे क्या विपक्ष उससे संतुष्ट हो पाता है, क्योंकि हमेशा से ही विपक्ष का एक आरोप सीधा देखिए यहाँ पर यह भी रहा है कि मंत्री जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो पूरे होमवर्क के साथ नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं उनका होमवर्क अधूरा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी पर कल एक संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी एक बयान दिया है कि जब विपक्ष के सवालों की जवाब देने की बात आती है और जब जो मंत्री हैं जब उनके विभागों से संबंधित या किसी मुद्दे को लेकर के जब बयान देते हैं तो विपक्ष इतनी क्षमता नहीं रखता है कि उनके सवालों के जवाब को भी सुनना चाहिए। यानी कि साफ तौर पर खुद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बात कही है कि अगर विपक्ष इस सवाल को उठाता भी है तो उनका ये फर्ज भी बनता है कि जब मंत्री द्वारा उनके जवाब दिए जाते हैं तो उनको वो भी पूरी गंभीरता के साथ सुने। लेकिन अभी जिस तरह से देख रहे हैं कि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आपको बता दूं यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो भी पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अगर मेरे दाहिने ओर देखेंगे तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा दाहिने ओर भी दिखाए कि जो तमाम जो विधायक है उनके पहुंचने का भी यहाँ पर सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि अब से ठीक देखिए थोड़ी ही देर में विधानसभा की जो है सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी
बेशक आज सदन का पहला दिन होगा और पूरा फोकस सरकार का फिलहाल तो अनुपूरक बजट पेश करने पर ही है। साथ ही साथ विपक्ष की भी पूरी तैयारी है कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। बेशक अंकिता हत्याकांड मामला हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, लेकिन उसके साथ साथ 16 विधेयकों को भी सदन पर रखने की बात की गई थी। तो आज पहले दिन और क्या कुछ अनुपूरक बजट के अलावा देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज पहला दिन है और पहले दिन पर जहाँ सरकार का पूरा फोकस अनुपूरक बजट पेश करने का रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर जो विधेयक रखे जाएंगे उस पर चर्चा होगी। क्योंकि देखिए, पहले दिन होता है, पहले दिन जो है विधेयक कभी भी पास नहीं होता। दूसरे दिन जो अगर नियम अनुसार देखा जाए तो दूसरे दिन जो है विधेयकों को पास करा जाता है। और अभी इस समय मैं विधानसभा में मौजूद हूँ, तो आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे कि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और बीजेपी के इस समय जो है विधायक वहाँ पर पहुंच गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो कुछ विधायक है वो यहाँ पर पहले से ही पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंच चुके हैं। और अब से ठीक थोड़ी ही देर में जो सदन की शुरू हो जाएगी। देखना यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि साफ तौर पर ये बात कही है विपक्ष ने कि मुद्दे बहुत ऐसे हैं जिसको कि सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। लेकिन वही बात यहाँ पर एक पॉइंट हो जाती है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो जवाब उनके दिए जाएंगे, उनके सवालों के जो जवाब दिए जाएंगे, उससे कितना जो है विपक्षी पार्टी संतुष्ट हो पाती है, ये देखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल अशोक, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दिया गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरीके के हथियार, लाठी और डंडे और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया गया। बता दें कि कई संगठनों ने विधानसभा कूच करने का भी ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दिए गए हैं। विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी और डंडे और साथ ही साथ लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ धारा 144 भी लागू किया गया। वहीं कई विभिन्न विपक्षी संगठनों की तरफ से विधानसभा कूच करने का भी ऐलान किया गया, जिसे देखते हुए उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू किया गया है। किसी भी तरीके के हथियार, लाठी डंडे या फिर लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि कई विपक्षी संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन के लिए विधानसभा कूच का ऐलान किया गया है। अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए जानकारी के लिए। अशोक, विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, साथ ही साथ किसी भी तरीके के हथियार कह ले या फिर लाउडस्पीकर कह ले जिससे शोर शराबा हो, जिससे उपद्रव की स्थिति बन सकती है, उन सब पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, विधानसभा के सदन की जो कार्रवाई है वो अब तक थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। और अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जो भारी पुलिस फोर्स है विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में वो तैनात की जा चुकी है। अगर कोई भी आ रहा है तो उसकी चेकिंग भी की जा रही है, और साथ ही साथ पास की व्यवस्था है वो भी की गई है। देखिए, हर साल वैसे पास की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उसको लेकर के खुद विधानसभा के सीटू खंडूरी ने जब सुरक्षा को लेकर के, सुविधाओं को लेकर के जब बैठक की थी, तो उसमें खासतौर पर जो है जो अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी थे वो मौजूद थे और उनको कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए थे। और आप इस समय देख भी रहे होंगे कि जिस तरह से यहाँ पर के भारी पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है, और साफ तौर पर किसी भी तरह के लाठी डंडे जो हथियार है उस पर लाने पर प्रतिबंध किया गया है। और साफ तौर पर एक चीज और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें साफ तौर पर एक बात ये भी कही है कि किसी भी जगह पर 5 या 5 से ज्यादा जो व्यक्ति होंगे वो खड़े हुए नहीं दिखाई देंगे। यानी कि अगर आप देखें तो 5 या 5 से ज्यादा जो व्यक्ति है वो एक जगह पर नहीं खड़े हुए हैं, यानी कि नियमों का पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है। लेकिन अगर बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन किया जाता है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है, तो उसको लेकर उसके खिलाफ जो है धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए थे उसी चौड़ाई के साथ उनका अनुपालन होता हुआ भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अब देखना यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए तो सदन की कार्रवाई शुरू नहीं है, अब से भी थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई भी शुरू होगी। और कई ऐसी विपक्षी पार्टियां भी हैं और संगठन भी है जो प्रोटेस्ट भी करेंगे, तो उस दौरान किस तरह से जो है नियमों का अनुपालन करवा पाती है, तो ये चीजें आपने देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए कई विपक्षी संगठनों ने विधानसभा कूच करने का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी यही प्रयास है कि अगर किसी मुद्दे को लेकर, किसी बातचीत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, ताकि सदन की कार्यवाही भी उससे बाधित ना हो। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, उससे साफ तौर पर तो एक बात साबित हो जाती है कि अगर किसी ने भी नियमों का उल्लंघन किया या नियमों की थोड़ा सा देखो ना किया तो उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई जरूर की जाएगी। और जिस तरह से एक ये बात भी कही गई है
कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें जिस तरह से इन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है कि लाठी डंडे या फिर किसी भी तरह का हथियार लाना पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। और आपको एक बात और यहाँ पर बता दूं कि जो विरोध प्रदर्शन करने वाली चाहे विपक्षी पार्टी हो या संगठन हो, उनमें भी जिसको अनुमति होगी वही 300 मीटर के दायरे में आ सकेगा। और उसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई है कि अगर वो प्रोटेस्ट पैदल मार्ग का होगा तो ही उसे अनुमति मिलेगी, यानी कि उस प्रोटेस्ट के दौरान अगर गाड़ियों का प्रयोग किया जाएगा तो उसको आने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि हर छोटी से उस छोटी चीज पर ध्यान दिया गया है कि जिस तरह से जो है हालात वो है गंभीरता हो, हालात बिगड़े ना, यानी कि उन चीजों को लेकर के खास तौर पर बड़े दिशा निर्देश जरूर दिए जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल अशोक, बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे। तो ये विधानसभा में बैकडोर से भर्ती के मामले को लेकर दाखिल हलफनामे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने कहा है कि पत्र कहां से लीक हुआ है इसकी जानकारी नहीं है। हलफनामे में किसी भी मुख्यमंत्री के नाम का कोई जिक्र नहीं किया गया है। वहीं सचिवालय में किस तरीके से कोई भी पत्र लीक नहीं हो रहा है। तो विधानसभा भर्ती के मामले को लेकर रितु खंजूरी विधानसभा अध्यक्ष ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हलफनामे में किसी भी मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र नहीं है, साथ ही साथ ये पत्र कहां से लीक हुआ है इसकी भी जानकारी नहीं है। वहीं सचिवालय में किस तरीके से कौन सा पत्र है इसकी भी जानकारी नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में बैकडोर से भर्ती के मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने कहा है कि पत्र कहां से लीक हुआ है और कैसे लीक हुआ है इसकी जानकारी नहीं है। साथ ही साथ जो भी हलफनामा दिया गया है उसमें किसी भी मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही साथ रितु खंजूरी ने यह भी कहा है कि सचिवालय में किसी तरह से कोई भी पत्र लीक नहीं हो रहा है। तो विधानसभा भर्ती घोटाले मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने ये बयान दिया है और कहा है कि दाखिल हलफनामे में किसी भी मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र नहीं किया गया है और साथ ही साथ ये पत्र कहां से लीक हुआ है इसकी भी कोई उन्हें जानकारी नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा भर्ती घोटाले के मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने कहा है कि जो भी हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें किसी भी मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र नहीं किया गया है और साथ ही साथ ये पत्र कहां से लीक हुआ है इसकी भी कोई जानकारी नहीं और सचिवालय में किसी भी तरह के पत्र कहां हैं इसकी भी जानकारी नहीं। वहीं पर्वतीय जिलों में मेडिकल फैकल्टी को 50% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद शासनादेश जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ नियमित और संविदा दोनों प्रकार की फैकल्टी को अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों में मेडिकल फैकल्टी को 50% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। साथ ही साथ नियमित और संविदा दोनों प्रकार की फैकल्टियों को ये अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पर्वतीय जिलों में मेडिकल फैकल्टी को 50% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। इसे लेकर विभाग की तरफ से शासनादेश जारी हो चुका है और बता दें कि नियमित और साथ ही साथ जो भी संविदा मेडिकल फैकल्टी है दोनों ही लोगों को 50% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पर्वतीय जिलों में मेडिकल फैकल्टी को 50% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद शासनादेश जारी हुआ जिसमें कहा गया कि नियमित और संविदा दोनों प्रकार की फैकल्टी को अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, पर्वतीय जिलों में मेडिकल फैकल्टी को 50% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। वहीं बड़ी खबर बता दें कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सीआईएसएफ को विदेशी नागरिक के पास से सैटेलाइट फोन मिला है। सीआईएसएफ ने प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन को कब्जे में लिया है। साथ ही साथ विदेशी नागरिक को भी सीआईएसएफ ने हिरासत में लिया है। बता दें कि डोईवाला थाना में केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से बता रहे, जहां सीआईएसएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआईएसएफ ने विदेशी नागरिक के पास से एक प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन आगे की शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीआईएसएफ को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के पास एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें सीआईएसएफ के जवानों ने एक विदेशी के पास से सैटेलाइट फोन पाया है और साथ ही साथ ये सैटेलाइट फोन प्रतिबंधित था, जिसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन आगे की शुरू कर दी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
राज्य में निजी क्षेत्र के सहयोग से पैकेजिंग यूनिट लगाकर स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को इस योजना का रोड मैप तैयार करने को कहा। रिपोर्ट में देखिए। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग करेगी धामी सरकार। पर्वतीय क्षेत्रों में लगाए जाएंगे पैकेजिंग यूनिट। निजी क्षेत्र के सहयोग से लगाए जाएंगे यूनिट। आर्थिकी में सुधार के लिए सरकार का प्रयास। पर्वतीय क्षेत्रों की आर्थिकी सुधारने के लिए सीएम ने स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार मुख्य सचिव एस संधू ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को इस योजना पर काम शुरू करने को कहा है। सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे छोटे पैकेजिंग यूनिट लगाए जाएं, जिससे स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग का काम बेहतर तरीके से किया जा सके। मुख्य सचिव ने इसके लिए 3 से 5 साल का रोड मैप तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने ऋण वितरण सिस्टम को आसान करने पर ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऋण वितरण प्रोसेस को आसान करने से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सकेंगे। बैठक में मुख्य सचिव ने ये निर्देश दिए। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए लगाए जाएं पैकेजिंग यूनिट। पर्वतीय क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के सहयोग से छोटे छोटे यूनिट लगाए जाएं। ऋण वितरण सिस्टम को किया जाए आसान, ज्यादा लोगों को मिले लाभ। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को सभी जिलों में किया जाए लागू। मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल टैक्सी योजना में क्रय सीमा बढ़ाकर 5 या 10 हो। पर्वतीय क्षेत्रों में बंजर भूमि पर क्लस्टर आधारित खेती की बने योजना। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जनता को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए एमपेक्सो का कंप्यूटरीकरण किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि दिसंबर से जिला स्तरीय कार्यालयों के साथ ही पूरे प्रदेश में ई ऑफिस व्यवस्था शुरू की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी में आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि ऐसे आयोजन लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। रिपोर्ट देखिए। टिहरी में सांस्कृतिक महोत्सव में पहुंचे सीएम। 126 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास। सीएम ने कहा, सुधार रहे हैं कार्य संस्कृति। जिन योजनाओं की शुरुआत उन्हें कर रहे पूरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित वृहद क्रीड़ा और सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने महोत्सव के आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि इन आयोजनों से लोक संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है और इसीलिए इस बार इगास पर्व को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 126 करोड़ रुपए लागत की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया है उसका तय समय में लोकार्पण किया जाएगा। सीएम ने कहा कि शुरू किए गए काम को समय पर पूरा करने को सरकार ने अपनी कार्य संस्कृति में शामिल किया है। हम लोगों ने इसको कार्य संस्कृति में बदल दिया है। ये कार्य व्यवहार में आ गया है कि जो भी योजनाएं प्रारंभ होंगी उन सभी योजनाओं को पूरा किया जाएगा। और कार्यदायी संस्थाओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि काम को लेकर हम लोग बहुत संजीदगी से सारी चीजों का मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता हूँ। हमारे सारे जनप्रतिनिधि करते हैं, हमारे मंत्रीगण करते हैं, आदरणीय विधायकगण करते हैं। अब पुरानी जो कार्य संस्कृति है हमारी, वो धीरे धीरे हमको बदलनी है। एक कार्य व्यवहार और कार्य संस्कृति जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर लाए हैं, पूरे देश के अंदर जो एक कल्चर काम के लिए बना है, सब लोग काम के प्रति जो है जिस प्रकार से पूरी तरह से पेन लेकर, यानी कि उस काम को अंतिम पूरा होने तक पहुंचाने के लिए
लगातार जिस प्रकार से प्रयास आज देश में चल रहा है, वही उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जाने के लिए, सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक हमारा शासन पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। मन से, वचन से, कर्म से हमने तय किया है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचेगी और हम लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 3 साल बाद 2025 में राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होंगे। ऐसे में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, सरकार इसके लिए काम कर रही है। सीएम ने कहा कि कृषि, बागवानी और हाइड्रो पावर के क्षेत्र में विकास की राज्य में बड़ी संभावनाएं हैं और ऐसे में इन क्षेत्रों में राज्य कैसे प्रगति करे, राज्य की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। कि आने वाले सालों में, आने वाले 5 सालों में, अगले 10 सालों में हमारे उत्तराखंड के विकास का रोड मैप कैसे बनेगा, कैसे हम हर क्षेत्र में आगे जाएंगे। कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्र, हाइड्रो पावर के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र को हम एक प्रकार से एक मॉडल के रूप में पहले तय कर लें कि हमें किस दिशा में जाना है। हम लोगों ने उस पर विशेष रूप से फोकस किया है। भाइयों बहनों, उसके पीछे हमारा यह भी हेतु है कि अभी रजत जयंती वर्ष हमारा आने वाला है। 3 साल बाद उत्तराखंड स्थापना के 25 साल पूरे होने वाले हैं। तो इन 3 सालों में हम किस प्रकार का रोड मैप बनाएं कि हम भी हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो जाएं, हिंदुस्तान के उन राज्यों में जो अग्रणी राज्य हैं, उन राज्यों में हम शामिल हो जाएं। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में अधिकारियों को विकास योजनाओं पर गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे लोगों के बीच जाकर प्रशासन के अधिकारियों को जन समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि वो खुद भी लोगों के बीच जाकर सरकार के कामकाज पर लगातार सबका फीडबैक ले रहे हैं, जिससे जनभावनाओं के अनुसार सरकार काम करे और जनता की उम्मीदों को पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।